क्लास से हमने अपनी लास्ट क्लास में सेल का कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू किया था। हमने शुरुआत करी थी बच्चे सेक्शन 54 से, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सेल का कॉन्सेप्ट होता क्या है, और उसके बाद हमने समझा था व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में क्या फर्क होता है, और मेन बेंचमार्क क्या है, कब हम कंसिडर करते हैं किसी भी पर्टिकुलर केस में, किसी भी पर्टिकुलर सिनेरियो में, कि जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि प्रॉपर्टी कन्वे हो रही है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं, बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, जिनको हमने पिछली क्लास में समझा था एज फार एज सेक्शन 54 वाज कंसर्न्ड। उसके बाद बच्चे हम लोग सेक्शन 55 में आए थे, और जो सेक्शन 55 है, इट टॉक्स अबाउट राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ सेलर एंड बायर। एक ऐसा सेक्शन है जो बायर की भी और सेलर की भी राइट्स और लायबिलिटीज की चर्चा करता है। तो ऑब्वियसली दो पार्ट में डिवाइडेड है। तो इसके हमने सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 पढ़ लिए थे, जो मोटे तौर पर सेलर की राइट्स और लायबिलिटीज के साथ डील कर रहे थे। और हमने पढ़ा था कि सेलर की लायबिलिटीज तो कुछ ज्यादा है, राइट्स कंपैरेटिवली कम थे। अब इस क्लास की शुरुआत बच्चे हम वहीं से करेंगे। हम चर्चा करेंगे अपने सेक्शन 55 के सबसेक्शन 5 की और सबसेक्शन 6 की। हमारा जो सबसेक्शन 5 है वो हमारे बायर की, खरीदार की लायबिलिटीज बताता है, और हमारा जो सबसेक्शन 6 है वो उसके अधिकार बताता है। तो फटाफट से 5 से 10 मिनट के अंदर इस चर्चा को खत्म करेंगे, बायर के राइट्स और लायबिलिटीज को समझेंगे। आफ्टर दिस बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट बातें आने वाली हैं इसी लेक्चर के अंदर। दो सेक्शंस हैं प्राइमरीली जो सेल से रिलेटेड बचेंगे इसके बाद, वो हैं सेक्शन 56 और सेक्शन 57। ये दोनों सेक्शंस कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं जो इंडिपेंडेंटली भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या फिर अगर सेल पे क्वेश्चन आया है तो वहां पे भी जरूरी हो सकता है उनको मेंशन करना, उनको लिखना, डिपेंडिंग कि वो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर बच्चे फाइनली मुझे लग रहा है कि ये जो सेल वाला एजेंडा है हमारा विद इन हाफ एन आवर 30-35 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। आफ्टर दैट विल बी इंट्रोड्यूसिंग विद द न्यू कॉन्सेप्ट। एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, और वो कॉन्सेप्ट होगा मॉर्टगेज का। मेरी उम्मीद है कि आपके लिए नया नहीं है, आपने पहले सुना होगा इसको, पर उसके लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मॉर्टगेजेस। तो दो चीजें हम लोग कवर करेंगे इस क्लास में। मॉर्टगेज होता क्या है, जैसे मैंने सेल समझाया कि सेल क्या होता है, वैसे ही समझेंगे कि मॉर्टगेज क्या होता है, और फिर कितने टाइप्स की मॉर्टगेजेस हैं। ये दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को आज कंप्लीट करेंगे, और फिर जो भी डिस्कशन होगा मॉर्टगेज के बारे में वो अपने नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे आ जाओ फटाफट से सबसेक्शन 5 पे हिट करते हैं सेक्शन 55 के। तो बच्चे जहां तक हमारे बायर की बात है, अब आप देख रहे हो जो बैलेंस है बिटवीन दी सेलर एंड बिटवीन दी बायर, इसमें बच्चे देखो कोई भी सरप्राइज नहीं है। कंपैरेटिवली सेलर्स की जिम्मेदारियां ज्यादा हैं और उसके अधिकार कम हैं। बायर पे भी जिम्मेदारियां हैं, बायर के भी अधिकार हैं, पर अधिकार और बायर, जो बायर के अधिकार और लायबिलिटीज है उसमें एक बैलेंस है। ऐसा नहीं है सेलर की तरह की जिम्मेदारी 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 और फायदे की बात आए तो दो, है ना। पर बायर में एक बैलेंस मेंटेन किया गया है। तो कैसे, पहले देखते हैं कि जिम्मेदारियां क्या हैं किसी भी बायर की। बायर मींस कोई भी व्यक्ति जो प्रॉपर्टी को खरीद रहा है अंडर अ सेल ट्रांजैक्शन, तभी इसको बोलते हैं ना बायर। उसकी क्या जिम्मेदारी है, वो किस किस चीज को करने के लिए बाउंड है। तो सबसे पहली, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे पहली जिम्मेदारी किसी भी बायर की ये है कि वो सेलर को बताएगा हर वो तथ्य के बारे में जिसकी उसे जानकारी है, जिसकी उसे जानकारी है, और जिसकी जानकारी जो हमारा सेलर है उसको नहीं है। और ये बात पता है बायर को कि इसकी जानकारी सेलर को नहीं है, पता है या पता होना चाहिए था। पर इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो तथ्य है जिसकी जानकारी हमारे बायर को है पर सेलर को नहीं है, ये कैसा फैक्ट है। ये ऐसा फैक्ट है उस प्रॉपर्टी से रिलेशन में जिसको वो खरीद रहा है, जिसकी वजह से वो जो प्रॉपर्टी है उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जा रही है। मतलब कोई एक ऐसा फैक्ट जो उस प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में बायर को नॉलेज है, अगर उस फैक्ट की जानकारी सेलर के पास होती तो वो उस प्रॉपर्टी को हायर वैल्यू पे सेल ऑफ करता।
तो अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन हो, समझना इस बात को, अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन हो कि कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी हो जिसके बारे में कोई भी फैक्ट जो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को सब्सटेंशियली इंक्रीज करता हो और उस फैक्ट के बारे में जानकारी बायर को हो और सेलर को ना हो, तो बायर को वो फैक्ट बताना पड़ेगा सेलर को। अब यहां पर आप लोगों के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि सर ऐसा क्यों है, कोई भी बायर सेलर को क्यों बताएगा वो बातें जिसकी वजह से उसको ज्यादा पैसा के पे करना पड़ेगा। हर कोई बायर चाहेगा कि मैं उन चीजों को छुपा लूं और सस्ते में प्रॉपर्टी खरीद लूं और उस इंफॉर्मेशन का यूज करके कल को आगे ज्यादा मुनाफा कमाऊं। ऐसे ही तो हम लोग सोचते हैं और उसमें कुछ गलत भी नहीं है, कुछ गलत भी नहीं है। जो भी सेलर कर रहा है अपनी मनमर्जी से कर रहा है, हम उसे फोर्स तो कर नहीं रहे। अब उसे किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं है तो उसमें हमारी क्या गलती है, हमने तो नहीं छुपाया वो, तो हम बताएं भी क्यों। बिल्कुल लेजिट आर्ग्यूमेंट है, बढ़िया आर्ग्यूमेंट है, प्यारा आर्ग्यूमेंट है, कोई इसमें परेशानी नहीं लगती हमको। यही हमको बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा बच्चे हमारी अंडरस्टैंडिंग में। जब मैं बोलता हूं कि कोई भी फैक्ट जो उस प्रॉपर्टी के रिलेशन में, प्रॉपर्टी के ऊपर जो इंटरेस्ट है हमारे सेलर का उसके रिलेशन में है, इसको हमको बहुत ही लिमिटेड मैनर में इंटरप्रेट करना पड़ता है। कहने का मतलब है ये जो हमारा सबसेक्शन 5 है और उसकी ये जो पहली जिम्मेदारी है, इसमें केवल और केवल वो सिचुएशंस आती हैं बच्चे जहां पर वो जो फैक्ट है वो एक ऐसा फैक्ट है जो किसी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में प्रॉपर्टी की वैल्यू का अफेक्ट नहीं कर रहा। समझना, वो एक ऐसा फैक्ट है जो फंडामेंटली उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो इंटरेस्ट है सेलर का, उस नेचर को डिफरेंशिएट कर दे रहा है। देखो मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। मानो एक्स नाम का व्यक्ति है, किसी प्रॉपर्टी को वाई नाम के व्यक्ति को बेच रहा है और हम बात कर रहे हैं इस वाई नाम के व्यक्ति की जिम्मेदारी की। अब ये वाई नाम का व्यक्ति है, इसको कोई इंफॉर्मेशन है इस प्रॉपर्टी से जुड़े फैक्ट के बारे में जो इस व्यक्ति के इंटरेस्ट को अफेक्ट करता है, इस प्रॉपर्टी के ऊपर उसकी वैल्यू को अफेक्ट करता है। अब कैसे कैसे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब ये एक्स है जो इस प्रॉपर्टी को बेच रहा है वाई को, वो इस प्रॉपर्टी को बेच रहा है 50 लाख रुपए का, और एक्स उस प्रॉपर्टी को वाई को 50 लाख रुपए का इसलिए बेच रहा है क्योंकि एक्स को लगता है कि इसकी वैल्यू 50 लाख की ही है। उसने किसी से सजेशन लिया होगा और जिसे सजेशन लिया वो गधा टाइप का आदमी रहा होगा, तो उसने उस बात को स्वीकार कर लिया। पर ये जो वाई है जो खरीद रहा है प्रॉपर्टी को, उसको पक्का पता है ये प्रॉपर्टी 50 लाख छोड़ो 1 करोड़ तो आसानी से बिक जाएगी, कल को बेचूंगा मैं तो ये एक ऐसा फैक्ट है जिसके बारे में वाई को जानकारी है, जो इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। वो ज्यादा एक्सपर्ट है, मानो वो प्रॉपर्टी डीलर है, उसे नॉलेज है, उसे पता है ये 1 करोड़ की प्रॉपर्टी निकल जाएगी आसानी से। पर ये एक्स को नहीं पता, एक्स को नॉलेज नहीं है इतना, ठीक है। अब ये जो फैक्ट है नो डाउट उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को अफेक्ट कर रहा है, पर इस फैक्ट को वाई को डिस्क्लोज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है एक्स को, क्योंकि ये जो फैक्ट है ये उस प्रॉपर्टी की वैल्यू के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से अराइज हो रहा है। मतलब एक ऐसा फैक्ट है जो उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो इंटरेस्ट है एक्स का, उसको फंडामेंटली अफेक्ट नहीं कर रहा है। मतलब एक कोई प्रॉपर्टी है, उसकी कोई वैल्यू क्या होगी, उसके ऊपर अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं और उस पर डिपेंड करता है कि क्या सर्कमस्टांसेस है मार्केट में, क्या सिचुएशन है। तो ये ऐसे तथ्य हैं जो उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो हक है ना एक्स का, उसको अफेक्ट नहीं कर रहे। उस प्रॉपर्टी की डिमांड और सप्लाई, वो सारे जो रिलेटेड सिनेरियोज हैं जिसकी वजह से प्रॉपर्टी की वैल्यू कम ज्यादा हो रही है, उसके बारे में है। ऐसे फैक्ट्स को डिस्क्लोज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। पर मानो अगर ऐसा कोई फैक्ट हो
जो एक्स के इंटरेस्ट को इस प्रॉपर्टी के ऊपर फंडामेंटली अफेक्ट करे। ये शब्द इस्तेमाल नहीं किए गए सेक्शन में, मैं आपको समझाने के लिए हेल्प ले रहा हूं इनकी। फंडामेंटली अफेक्ट कर रहे हैं मतलब मानो ये कोई पीस ऑफ लैंड है, प्रॉपर्टी है, और ये पीस ऑफ लैंड एक्स को लगता है कि ये एग्रीकल्चरल लैंड की कैटेगरी में आती है, एग्रीकल्चरल लैंड की कैटेगरी में आती है, खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल की जा सकती है कानून के अनुसार। और एक्स जो है इसको एग्रीकल्चरल लैंड समझकर वाई को बेच रहा है 50 लाख रुपए का। पर वाई बेचारा स्मार्ट बंदा है, उसे पता चला है कि अभी एक हफ्ते पहले ही ये जो प्रॉपर्टी है इसका स्टेटस बदल दिया है और इसको एग्रीकल्चरल लैंड से बदलकर कमर्शियल लैंड डिक्लेयर कर दिया है सरकार ने, या सरकार ने जो रूल्स बनाए उनके अनुसार। इस बात की जानकारी वाई को है, वाई ने अभी खरीदी नहीं है, खरीदने की सोच रहा है, पर उसे इस फैक्ट की जानकारी है, एक्स को इसकी जानकारी नहीं है। अब ये जो फैक्ट है ये नो डाउट उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को बहुत बड़े रूप से अफेक्ट कर रहा है। एग्रीकल्चरल लैंड कंपैरेटिवली सस्ती बिकेगी, कमर्शियल लैंड कंपैरेटिवली सेम इतने ही साइज की हो सकता है दुगने दाम की बिक जाए, 1 करोड़ की, सब 1 CR की बिक जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। और वाई ये मुनाफा कमाना चाह रहा है, वो कह रहा है मैं क्यों बताऊं, गधे को बेचने दो। नहीं, अब यहीं पे हमारा ये जो सबसेक्शन 5 है ये इंटरफेयर कर देता है और कहता है कि ऐसी कोई भी चीज जिसके बारे में जानकारी है हमारे बायर को जो एक्स के इंटरेस्ट को फंडामेंटली अफेक्ट कर रहा है उस प्रॉपर्टी की वैल्यू के रिलेशन में, तो उसको आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। पर इसको बहुत ब्रॉडली इंटरप्रेट मत करना, ये जो 2 एग्जांपल्स मैंने दिए हैं इन एग्जांपल्स को आप हमेशा दिमाग में रखना। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पहली जिम्मेदारी। अब आओ दूसरी जिम्मेदारी पर, और ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर एक बायर की जिम्मेदारी है कि वो पे करता है या पे करने के लिए ऑफर करता है, इसको बोलते हैं टेंडर, मतलब ऐसे ऑफर करना, उस समय पर, उस जगह पर जो समय जगह इन पार्टीज ने डिसाइड किया होगा, और किसको पे कर रहा है, किसको टेंडर कर रहा है, उस पैसे को जिस पैसे से वो प्रॉपर्टी खरीद रहा है। और ये पैसा ऑफर किया जाएगा या तो उस सेलर को, उस विक्रेता को, या फिर किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसको भी विक्रेता पैसा देने के लिए बोले। तो क्या मतलब है कि हर एक बायर की यह जिम्मेदारी है कि वो सेलर को जो भी परचेज मनी है वो देगा या देने का ऑफर करेगा। इन दोनों बातों को समझना है, देना, देने का ऑफर करना। अब मानो ये जो एक्स है जो प्रॉपर्टी बेच रहा है वाई को, अब वाई को मानो 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीद रहा है वाई, एक्स को 50 लाख रुपए देना है। अब ये वाई की जिम्मेदारी है कि वो एक्स को 50 लाख रुपए देगा या 50 लाख रुपए देने के ऑफर करेगा। दोनों को एक एक फैक्ट बता देता हूं। इन दोनों ने डिसाइड किया था कि 1 अप्रैल 2022 को पैसा पे किया जाएगा पूरा का पूरा। तो वाई की जिम्मेदारी है, और डिसाइड किया गया था कि वो पैसा एक्स के घर पे किया जाएगा। तो वाई की जिम्मेदारी है कि 1 अप्रैल 2022 को नॉर्मल टाइमिंग पे, मतलब ऐसा नहीं कि रात के 1 बजे, नॉर्मल टाइमिंग पे एक्स के घर आकर उस पैसे को पे करे। ये तो हो गया पैसे को पे करना, किसको, सेलर को। पर ये जरूरी भी नहीं है। मानो ऐसी सिचुएशन हो जाए कि डिटरमाइन हुआ था कि 1 अप्रैल 2022 को पैसा पे किया जाएगा वाई के द्वारा एक्स को, एक्स के घर पर। वाई ने सुबह ही तड़के फोन किया एक्स को कि भाई साहब पैसा लेके आ जाऊं मैं, आप घर पे ही हो? एक्स ने बोला मैं घर पे नहीं हूं। तो कब आ जाऊं भाई साहब? कल आ जाना। 1 से हो गई 2 तारीख। 2 तारीख को फिर से भाई फोन करता है कि सर मैं आ जाऊं, आज आप घर पे हो? कहता है नहीं आज नहीं हूं, 1 हफ्ते बाद आना। फिर वो 8 तारीख को गया, फिर उस 8 तारीख को फोन किया कि भाई साहब मैं आ जाऊं क्या, आज पैसे देने थे आपके? नहीं नहीं आप 1 हफ्ते बाद आना।
तो यहां पर वाई की कोई गलती नहीं है। वाई की जो जिम्मेदारी है वो उसने पूरी की है, उसने पैसा देने का ऑफर किया है। अब जो सेलर है वो ताल मटोली कर रहा है, पैसा स्वीकार नहीं कर रहा है, उसके पीछे कुछ भी रीजन हो सकता है। हो सकता है एक्स का मन बदल गया हो सकता है एक्स अब प्रॉपर्टी बेचना नहीं चाहता हो वाई को, वॉट एवर बी दी सिनेरियो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। वाई की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज ईदर टू पे मनी और टू एटलीस्ट ऑफर इट, फिर चाहे एक्स स्वीकार करे ना स्वीकार करे। अगर उसने ऑफर किया है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए, उतना सफिशिएंट है, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया है। तो हर एक बायर की यह जिम्मेदारी है कि वो अपने सेलर को पूरा परचेस मनी पे करता है या फिर उसको पे करने का ऑफर करता है। और अगर वो जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कोई एनकम्बरेंस है, उसके ऊपर कोई चार्ज है, वो मैंने आपको समझाया था ना जब मैं सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा था आपको। मानो कोई जो प्रॉपर्टी है जिसको खरीदा बेचा जा रहा है, इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई चार्ज है किसी पर्टिकुलर पर्सन का, मानो जेड नाम के व्यक्ति का इस प्रॉपर्टी के ऊपर 10 लाख रुपए का चार्ज है, और इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि ये जो प्रॉपर्टी बेची जा रही है वाई को, ये फ्री फ्रॉम चार्ज बेची जाएगी, फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंस बेची जाएगी। मतलब एक्स की जिम्मेदारी है कि इस प्रॉपर्टी में जिन भी लोगों के चार्ज हैं उनको सेटिस्फाई करके देगा, इस प्रॉपर्टी को उनको क्लियर करके देगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि किसी भी प्रॉपर्टी को फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस बेचा जा रहा है, तो बायर के पास ये पावर है कि वो उतना परचेज मनी बचा सकता है जितनी वैल्यू उस इनकम्बरेंस की है, और उसको अपने पास एज ए सिक्योरिटी रख सकता है जब तक वो जो सेलर है उस इनकम्बरेंस को सेटिस्फाई ना करे। तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि कोई भी प्रॉपर्टी है, इसमें 10 लाख रुपए का चार्ज है और वादा किया एक्स ने कि उस चार्ज को सेटिस्फाई करेगा, तो वाई जिसको 50 लाख रुपए देने हैं और चार्ज जो 10 लाख रुपए का है, वाई अगर चाहे तो 40 लाख रुपए दे सकता है एक्स को और 10 लाख रुपए अपने पास बचा के रख सकता है एज अ सिक्योरिटी फॉर दिस चार्ज। और जिस दिन एक्स इस चार्ज को सेटिस्फाई कर देगा, जैसा उसने वायदा किया है, ये 10 लाख रुपए भी वाई पे कर देगा एक्स को। तो कहने का मतलब है कोई भी बायर जो किसी भी प्रॉपर्टी को फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस खरीद रहा है, जिसके ऊपर कोई भी इनकम्बरेंस है, तो उस इनकम्बरेंस की जो वैल्यू है उसको अपने पास रिटेन कर सकता है जब तक उस इनकम्बरेंस को सेटिस्फाई नहीं किया जाए बाय दी सेलर। ये किससे रिलेटेड है? वही वाली बात जो मैंने बोला ना कि हर एक बायर की जिम्मेदारी है कि वो पूरे परचेज मनी को पे ऑफ कर दे सेलर को। उसी में ये एक रेस्ट्रिक्शन है कि अगर कोई इनकम्बरेंस इन्वॉल्व है तो उतने पैसे को रिटेन किया जा सकता है बाय दी सेलर। ठीक है, अब बाय दी बायर, अब आ जाओ तीसरी राइट्स पे, जो तीसरी जिम्मेदारी पे हमारे बायर की। अगर वो जो प्रॉपर्टी है जिसकी लेन देन हो रही है, अगर उसकी ओनरशिप पास हो चुकी है बायर के पास, मतलब वही वाला इवेंट हो चुका है, कन्वेंस वाला मैंने पढ़ाया था ना कि पहले तो चाय वाय पे बैठ के डिस्कशन किया, फिर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल बनाया, फिर वो कन्वेंस वाला दिन आया होगा जिसको इंग्लिश लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल भी बोल सकता है, और फिर वो होती है सेल डीड वगैरह। पर हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सी स्टेज होती है? वो तीसरी वाली, जब वो कन्वेंस हो रही है, जब पार्टी इंटेंशन के साथ उस प्रॉपर्टी को कन्वे कर रही है एक से दूसरे को। तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि वो थर्ड स्टेज हो चुकी है किसी भी रिलेशनशिप में, जहां पर ओनरशिप पास हो चुकी है बायर के पास, तो जिस दिन से वो ओनरशिप पास होगी, तो हमारे बायर की जिम्मेदारी होगी कि उस प्रॉपर्टी में होने वाले किसी भी नुकसान को, चाहे वो नुकसान किसी भी डिस्ट्रक्शन, किसी भी चोट या किसी भी डिक्रीज ऑफ वैल्यू की वजह से होगा, वो बायर ही उठाएगा। पर वो एक ऐसा नुकसान होना चाहिए जिसमें सेलर का कोई हाथ ना हो। कहने का मतलब है, मानो कि ये दो लोगों के बीच में डीलिंग चल रही थी, एक्स और वाई नाम के व्यक्ति के बीच में डीलिंग चल रही थी किसी प्रॉपर्टी के बारे में, और वो जो प्रॉपर्टी है उसकी ओनरशिप कन्वे कर दी गई 1 अप्रैल 2022 को। ये रिलेवेंट डेट थी जब जो ये मालिक से ये मालिक बन गया। अब ये 1 अप्रैल 2022 के बाद ये जो प्रॉपर्टी है जिसकी ओनरशिप अब वाई के पास है, इस प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी गलत होगा, इसमें आग लग जाए, ये डिस्ट्रॉय हो जाए, या मार्केट में वैल्यू उसकी कम हो जाए, खरीदा था 50 लाख का, किसी भी वजह से मानो रिसेशन वगैरह आ गया, इसकी वैल्यू रहेगी 25 लाख रुपए, ये सारे जो भी नुकसान होंगे इस प्रॉपर्टी में, ये बायर के नुकसान है, सेलर का उससे कोई लेना देना नहीं है। द पॉइंट द प्रॉपर्टी इज कन्वेड
सेलर की जिम्मेदारी एज फार एज दैट प्रॉपर्टी इज कंसर्न वो खत्म हो जाती। केवल उस जिम्मेदारी को छोड़कर, इसको हमने पढ़ा था कि कन्वे होने के बाद और पोजेशन देने से पहले वो जो बीच का पीरियड है, ध्यान रखना है, ऐसे ध्यान रखना है जैसे कि आप खुद मालिक हो। पर अगर कोई भी नुकसान होगा जिसकी वजह सेलर नहीं होना चाहिए, अगर सेलर ने नुकसान किया, अब सेलर ही उसमें आग लगा दे जाके, या सेलर ही कुछ ऐसा कर दे कि उसकी वैल्यू कम हो जाए, तो फिर सेलर जिम्मेदार होगा। अगर सेलर का कोई लेना देना नहीं है उस प्रॉपर्टी में डिस्ट्रक्शन के साथ, उसने कुछ भी बदमाशी नहीं की है, तो जो भी लॉस है फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वेंस वो बायर को ही उठाना होगा। अब इसका मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूं। मानो बच्चे ये दो लोग डील कर रहे थे एक्स और वाई इस लैंड के बारे में, 50 लाख रुपए का डिसीजन हुआ था कि 50 लाख रुपए में खरीद बेच करेंगे। अब ये जो वाई है उसने एक्स को 25 लाख रुपए पे कर दिए थे, और 25 लाख रुपए पे करके कन्वेंस हो गई, और डिसाइड किया था कि जो बाकी के 25 लाख रुपए हैं वो हम पे करेंगे जब वो सेल डीड जो है उसको रजिस्टर करा लेंगे। मैंने बताया ना, जब सेल डीड रजिस्टर होती है वो ट्रिगर पॉइंट नहीं है, कन्वेंस उससे पहले हो चुकी होती है। तो मानो ऐसी सिचुएशन होगी कि 25 लाख रुपए तो दे दिए पर 25 लाख बचे हुए हैं, और वो कब होंगे? सेल ऑफ, जब वो सेल डीड को रजिस्ट्रेशन होगा। मानो ये जो प्रॉपर्टी है इसकी कन्वेंस तो हो गई 1 अप्रैल 2022 को, और जो सेल डीड रजिस्टर होनी थी वो होनी थी 5 अप्रैल 2022 को। तो कहने का मतलब है वाई जो है वो इस प्रॉपर्टी का मालिक बन गया 1 तारीख को, इस बारे में रजिस्ट्रेशन 5 तारीख को होना था। इस दौरान इन 3-4 दिनों के बीच में उस प्रॉपर्टी के साथ कुछ गड़बड़ हो गई, उसमें आग लग गई, उसमें डिस्ट्रक्शन हो गई। अब वो 25 लाख रुपए तो वाई पे कर चुका है। अब जब सेल डीड रजिस्टर हो गई तो वाई आनाकानी करने लगा। मानो उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू घट गई, 50 लाख की बेची थी एक्स ने, इन 3-4 दिनों में रिसेशन आ गया, कोरोना आ गया, कुछ हो गया जिसकी वजह से उस प्रॉपर्टी की वैल्यू मात्र 25 लाख रुपए रह गई। अब ये वाई कह रहा है कि मैं नहीं दे रहा बाकी के 25 लाख रुपए, ये प्रॉपर्टी 25 लाख रुपए की है। फर्क नहीं पड़ता, अगर वो जो प्रॉपर्टी में जो भी गिरावट आई है वो इस तारीख के बाद आई है, मतलब कन्वेंस के बाद आई है, और वो चाहे 25 की हो जाए, चाहे 5 की हो जाए, चाहे 2 रुपए की रह जाए, कोई लेना देना नहीं है। अगर जब सेल डीड रजिस्टर होगी वाई को बचे हुए 25 लाख रुपए एक्स को देने ही देने होंगे। तो कोई भी नुकसान जो किस प्रॉपर्टी को होता है डेट ऑफ कन्वेंस के बाद में, उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी बायर खुद की होती है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि उस नुकसान के पीछे सेलर का हाथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 3 जिम्मेदारी पढ़ ली। चौथी जिम्मेदारी है, अगर वो जो ओनरशिप है उस प्रॉपर्टी की अगर वो बायर के पास पहुंच गई है, तो ये जो बायर है उस दिन से, जिस दिन से वो प्रॉपर्टी कन्वे हुई है, उस प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जो भी पब्लिक चार्जेस हैं, जो भी रेंट्स हैं, वो सारे के सारे बायर पे करेगा। अब इसका हमने भाई पढ़ा था सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में, हमने पढ़ा था कि कोई भी प्रॉपर्टी जब तक उसकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो जाती बायर पर, उससे जुड़े हुए सारे खर्चे कौन उठाता है? सेलर। उसी का भाई है ये कह रहा है कि जैसे ही कोई प्रॉपर्टी कन्वे हो जाती है सेलर के पास, तो उस प्रॉपर्टी पे होने वाले सारे खर्चे कौन उठाता है? बायर। मानो ये है और यहां पे तारीख है 1 अप्रैल 2022। 1 अप्रैल 2022 से पहले मालिक था एक्स, और 1 अप्रैल 2022 के बाद मालिक बन गया वाई। तो 1 अप्रैल से पहले जो भी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ खर्चा है वो कौन उठाएगा? एक्स। और 1 अप्रैल और उसके बाद होने वाला जो भी खर्चा है वो उठाएगा वाई। दिस इज दी बेसिक प्रिंसिपल। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, वही बात है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या क्या बच्चे 4 रेस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ी हैं बेसिकली किसी भी बायर की। बायर को सबसे पहले सेलर को ऐसे किसी भी फैक्ट्स के बारे में बताना है जिसके बारे में उसे नॉलेज है और सेलर को नहीं है, जो उस वैल्यू, उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो उसका इंटरेस्ट है उसको मटीरियली इंक्रीज करता है। ठीक है,
जो बायर है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो पैसा पे करेगा या पे करने का ऑफर करेगा, बड़ी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। पर वो जो इनकम्बरेंस से जुड़ा हुआ पैसा है उसको रिटेन कर सकता है, उसको रोक सकता है। प्रॉपर्टी कन्वे होने के बाद प्रॉपर्टी को होने वाले सब नुकसानों के लिए जिम्मेदार केवल और केवल बायर होगा, और कन्वे होने के बाद प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी पे होने वाले सारे पब्लिक चार्जेस, सारे खर्चे वो सब बायर ही उठाएगा। सो दीज आर दी 4 बेसिक लायबिलिटीज ऑफ ए बायर। हमने देखा ना, देखो जब सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पड़ी कितनी सारी पड़ी, अब बायर की कंपैरेटिवली कम है, पर चलो कोई बात नहीं, बट जितनी भी हैं 4 जो हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट हैं, बेहद लॉजिक है। अब देखो, अब बताता हूं मैं आपको बायर के कुछ राइट्स, इंटर रिलेटेड हैं, बहुत इजी हैं, बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेंगे आपको, और ये लास्ट सबसेक्शन भी है इस सेक्शन का, सेक्शन 55 का। अब ये जो सबसेक्शन 6 है ये बायर के राइट्स के बारे में बात करता है। तो जो सबसे पहला राइट है बायर का, वो कहता है कि अगर प्रॉपर्टी की ओनरशिप बायर के पास आ चुकी है, तो अगर उस प्रॉपर्टी में कोई भी इंप्रूवमेंट होता है या उसकी वैल्यू में कोई भी इंक्रीज होता है या उस प्रॉपर्टी से कोई भी रेंट या प्रॉफिट आता है उस दिन के बाद, जिस दिन उसके पास ओनरशिप आ गई है, उस सब का अधिकार जो होगा वो बायर का ही होगा। वही वाला प्रिंसिपल है बच्चे, कि अगर प्रॉपर्टी पे होने वाले नुकसान बायर उठा रहा है उस प्रॉपर्टी को कन्वे होने के बाद, तो उसको होने के बाद जो भी फायदे हैं उसका फायदे का मजा भी बायर ही लेगा। तो मानो एक्स और वाई के बीच में प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन हो रहा है, 1 अप्रैल 2022 को प्रॉपर्टी कन्वेंस हुई है, तो इससे पहले, इस तारीख से पहले होने वाले सारे नुकसान, फायदे, सब कुछ एक्स का है, और इस तारीख के होने के बाद होने वाले सारे फायदे, सारे नुकसान वाई के हैं। बस इससे आसान तरीका नहीं है इसको समझने का। जहां फायदा हो रहा है उसको अधिकार बता दिया है, जहां नुकसान हो रहा है उसको लायबिलिटी बता दिया है, बट प्रिंसिपली बस इतना सा, ये छोटा सा, ठीक है। प्रॉपर्टी कन्वे होने के बाद जो भी फायदा है वो बायर का होगा, ठीक है। ये बड़ा मजेदार है, बायर का ये अधिकार है कि वो उस प्रॉपर्टी पर चार्ज पा सकेगा उस सेलर के खिलाफ या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जो उस सेलर के थ्रू क्लेम कर रहे हैं, जो उस सेलर के इंटरेस्ट तक लिमिटेड होगा उस प्रॉपर्टी के ऊपर। और ये जो चार्ज है प्रॉपर्टी के ऊपर बायर का, ये उस परचेज मनी तक लिमिटेड होगा जो उसने पे कर दिया है उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, ठीक है। तो 2 बातें बताई हैं मैंने आपको। मानो बच्चे कभी ऐसी सिचुएशन हो जाए कि ए नाम का व्यक्ति है, बी नाम का व्यक्ति है, बी नाम का व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीद रहा है ए नाम के व्यक्ति से, प्रॉपर्टी की वैल्यू है 50 लाख रुपए। अब बी ने 25 लाख रुपए एडवांस दे दिए ए को, ठीक है। अभी कुछ कन्वेंस वगैरह नहीं हुआ, बी मालिक वालिक नहीं बना है, बी ने ए को 50 लाख रुपए दे दिए, 25 लाख रुपए दे दिए एडवांस। अब ए जो है वो आनाकानी कर रहा है, ए बी को प्रॉपर्टी का पोजेशन नहीं दे रहा है, उसे कब्जा नहीं दे रहा है, उसके फेवर में डीड एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, मतलब बात को आगे नहीं बढ़ा रहा है, 25 लाख रुपए रख के बैठ गया है। तो ए की वो जो प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर एडवांस ले लिया है उसने 25 लाख रुपए का बी से, बी का जो है इस प्रॉपर्टी के ऊपर 25 लाख रुपए का चार्ज हो जाएगा। मतलब ये जो प्रॉपर्टी है ए की, उस पे बी का हक हो जाएगा 25 लाख रुपए तक, प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन जाएगा, मालिक बनने के लिए तो कन्वेंस होना जरूरी है, पर उसका चार्ज हो जाएगा इस प्रॉपर्टी पे। मतलब ए जो है इस प्रॉपर्टी के साथ डील नहीं कर सकेगा किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जब तक वो बी के 25 लाख रुपए पे नहीं करेगा। पर ये वाला प्रिंसिपल लागू होने के लिए, चार्ज क्रिएट होने के लिए, ये जरूरी है कि इसमें बी की कोई गलती ना हो। मानो ऐसी सिचुएशन है कि बी ने पैसे तो दे रखे हैं और ए ने अपनी तरफ से कोशिश भी करी बी को पोजेशन देने की, पर जो बी है वो बदमाशी दे रहा था। मानो बी जो है ए को 25 लाख रुपए दे गया
और तय हुआ कि 1 अप्रैल 2022 को आगे की कार्रवाई करेंगे, प्रॉपर्टी को डिलीवर कर देंगे, वो सब कन्वेंस वगैरह कर लेंगे। अब ए ने, जिसने 25 लाख रुपए दिए थे, वो बी को फोन करता कि भाई साहब आज 1 तारीख हो गई, क्या चलें, ले लोगे प्रॉपर्टी का पोजेशन, डिलीवरी ले लोगे? बी कहता है आज मैं बहुत बिजी हूं, कल आना। फिर कल किया तो कल आना, फिर 1 हफ्ते बाद आना। अब वो खुद टाल मटोली कर रहा है, खुद बदमाशी दे रहा है। ए तैयार है अपना काम पूरा करने के लिए, बी बदमाशी दे रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन है, बी ने इम्प्रॉपरली डिक्लाइन नहीं किया है डिलीवरी को एक्सेप्ट करने के लिए, तो उसे चार्ज मिलेगा। अगर उसने अपनी तरफ से ताल मटोली करी है, मतलब इम्प्रॉपरली डिक्लाइन किया है, तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। मतलब कुछ नहीं मिलेगा मतलब चार्ज नहीं क्रिएट होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। पर इसमें एक और बात है, अगर ये जो बायर है ये मना तो कर रहा है प्रॉपर्टी की डिलीवरी पाने के लिए, पर वो जिन आधारों पे मना कर रहा है वो जस्टिफाइड आधार हैं। और जब जस्टिफाइड रीजंस होते हैं मना करने के लिए, तो उनको बोला जाता है प्रॉपरली डिक्लाइन। अगर आधार नहीं होते, गलत आधार होते हैं, तो क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपरली डिक्लाइन। और सही आधार होते हैं तो क्या बोलते हैं? प्रॉपरली डिक्लाइन। अगर प्रॉपरली डिक्लाइन कर रहा है तो फिर उसके पास ये हक होगा, और वो चाहे तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी डिमांड कर सकेगा उस कॉन्ट्रैक्ट की, या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट के रेसिशन की डिक्री पा सकेगा। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं डिफाइन करता हूं, पहले वो प्रॉपरली और इम्प्रॉपरली का फर्क बता देता हूं आपको। देखो बच्चे, आमतौर पर तो अगर सब कुछ बढ़िया है, मानो ए नाम का व्यक्ति है, वो प्रॉपर्टी बेच रहा था बी नाम के व्यक्ति को, 50 लाख रुपए की डीलिंग थी और 25 लाख रुपए एडवांस चले गए थे। ठीक है, अगर सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, और ए जो है प्रॉपर्टी को डिलीवर नहीं कर रहा है, बी को बदमाशी दे रहा है, तो बी का तो भैया चार्ज हो जाता था प्रॉपर्टी के ऊपर 25 लाख रुपए तक का, जितना भी उसने एडवांस दिया है। पर मानो बी ने डिक्लाइन किया है, मतलब ए ने ऑफर किया था कि मैं आपको प्रॉपर्टी का पोजेशन दे देता हूं, प्रॉपर्टी को डिलीवर कर देता हूं, पर बी ने खुद मना किया है। अभी जो डिक्लाइन करना है बी का, ये 2 कैटेगरी का हो सकता है बच्चे। ये हो सकता है इम्प्रॉपर, और ये हो सकता है प्रॉपर। अगर जो डिक्लाइन किया गया है बी के द्वारा डिलीवरी को, अगर वो इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है मतलब उसने खुद टाल मटोली करी है, कोई जस्टिफाइड रीजंस के बिना डिलीवरी लेने से मना किया है, तो उसे ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, प्रॉपर्टी के ऊपर उसका चार्ज नहीं बनेगा। पर अगर उसने मना तो किया है, पर उस मना करने के पीछे सही आधार थे, मानो वो बहुत बीमार हो गया था, उसे कोविड हो गया था, वो आईसीयू में था, तो जैसे हमने एग्जांपल लिया कि 1 अप्रैल डिसाइड हुई थी, अब वो 1 अप्रैल को बीमार हो गया था, हॉस्पिटल में था, तो उसने मना कर दिया, और वो लंबे समय तक बीमार बना रहा है, उसे अर्जेंटली बाहर जाना पड़ा है, कुछ भी हो गया, जो भी वजह थी मना करने की, उसके पीछे जस्टिफाइड रीजंस थे, तो फिर जो अधिकार है बी का, भले ही उसने मना किया है, उस पर कोई ज्यादा प्रभाव पड़ेगा नहीं। और बी जो है इस कॉन्ट्रैक्ट की, जो ए और बी के बीच में है, कॉन्ट्रैक्ट याद करो, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है ए और बी के बीच में, उसको एनफोर्स करवा सकेगा। अब यहां पे बच्चे 2 बातें हैं, जो 2 बातों को हमको समझना है बारी बारी, जो इसी एक ही सबसेक्शन के अंदर, एक ही पॉइंट के अंदर लिखी हुई है। देखो, एक बात तो ये हो गई कि 2 लोगों के बीच में डीलिंग है, कुछ पैसा पहले से पहुंच रखा है और प्रॉपर्टी की डिलीवरी नहीं हो पा रही। तो पहली बात तो हो गई कि वो जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर चार्ज होगा या नहीं होगा, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। उसके बारे में क्लैरिटी हमको आ गई कि अगर बी की कोई गलती नहीं है तो चार्ज होगा। इम्प्रॉपर प्रॉपर वाला डिमार्केशन हमने समझ लिया, ये हो गई पहली चीज, प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज होने की। अब चार्ज तो एक छोटा सा चीज है ना, मानो जो बी है जिसने पैसा दिया है, चार्ज तो चलो उसको मिल गया प्रॉपर्टी के ऊपर, वो तो ठीक है, पर बी तो चाहता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार उसे प्रॉपर्टी मिले,
25 लाख रुपए मैं बाकी का दूं, मैं मालिक बनूं प्रॉपर्टी का। वो तो चाहता है कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो, वो रहना चाहता है इस घर में। तो ये जो बी है, अगर इसने अपनी तरफ से कोई बदमाशी नहीं करी है, मतलब इम्प्रॉपरली डिक्लाइन नहीं किया है, तो ये कोर्ट को एनफोर्स कर सकता है, मतलब कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। और कोर्ट के सामने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर इस कॉन्ट्रैक्ट की, ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को डिमांड कर सकता है। वैसे अभी हमने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ा नहीं है, उसके अंदर ये जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस होता है, इसमें मतलब होता है कि आप दूसरी पार्टी को मजबूर करते हो कि उसने जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वादे किए हैं उनको वो पूरा करे, उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करे, है ना। तो ये जो बी है वो उस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज तो पाएगा ही पाएगा कि ए जो है किसी और को नहीं बेच सकेगा प्रॉपर्टी जब तक वो बी के 25 लाख रुपए वापस ना करे विद इंटरेस्ट। पर साथ ही साथ अगर बी चाहता है इसी प्रॉपर्टी को लेना, तो वो कोर्ट के सामने जाके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट भी डाल सकेगा और ए को मजबूर भी कर सकेगा कि वो अपनी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करे। पर मानो इन दोनों के बीच में रिलेशंस इतने खराब हो गए और बी का भी इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी के ऊपर खत्म हो गया कि यार इतना पहले ही ड्रामा हो गया, मेरे को नहीं चाहिए, मैं दूसरा घर देख लूंगा यार। अब बी इंटरेस्टेड नहीं है, बी कह रहा है मेरे को नहीं चाहिए यार प्रॉपर्टी, मेरे 25 लाख रुपए वापस कर, मेरे को चार्ज वार्ज भी नहीं चाहिए, तू कब बेचेगा कब नहीं बेचेगा, मेरे 25 लाख रुपए वापस कर। तो ये इसके लिए भी कोर्ट के पास जा सकता है और कोर्ट में केस दाखिल कर सकता है कि ये जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है ए के साथ, इसको कैंसिल कर दो, इसका रेसिशन कर दो और जो भी कुछ मैंने दिया है ए को मेरा वापस करवा दो। तो बी के पास देख रहे हो आप, किसी भी बायर के पास 3 बढ़िया ऑप्शंस हैं। प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज भी पा रहा है, अगर वो चाह रहा है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स भी कर पा रहा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के थ्रू, और अगर वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रेसिंड भी करवा रहा है। केवल एक गलती की वजह से कि उसने उस प्रॉपर्टी को डिलीवर नहीं किया बी को एज प्रोमिस्ड, बी के पास ये 3 अधिकार आ जा रहे हैं। पर ये तीनों अधिकार बच्चे तभी आएंगे अगर सिचुएशन डिक्लाइन की, अगर बी ने मना किया था वो डिक्लाइन प्रॉपर होना चाहिए, अगर डिक्लाइन इम्प्रॉपर है तो परेशानी आएगी। ठीक है, चलो ठीक है, ये उम्मीद है बच्चे आप लोगों को समझ में आया होगा, चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो फटाफट से रिवाइज करा देता हूं आपको। जो बायर है उसके 2 अधिकार हैं। पहला अधिकार यह है कि कोई भी जो फायदा होगा उस प्रॉपर्टी में जो उसकी कन्वेंस की डेट के बाद है वो बायर को मिलेगा, और दूसरा अगर कोई डिलीवरी नहीं हुई है उस प्रॉपर्टी की तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर भी चार्ज भी पाएगा, वो उसका क्या कहते हैं उसको एनफोर्स भी करा सकेगा, उसको रिसिंड भी करा सकेगा। और अगर उसने डिक्लाइन किया है, अगर वो इम्प्रॉपर है तो हो सकता है वो ये हक खो दे, पर अगर प्रॉपर है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, ये बच्चे 2 बातें हैं जिसको अबे याद रखना है। अब हम 2 पॉइंट की स्पेसिफिक बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। बच्चे हमने 2 चीजें पढ़ी हैं इस पूरे सेक्शन के अंदर जो डिस्क्लोजर से जुड़ी हुई थी। पहले ही पढ़ी थी हमने पैराग्राफ 1 के क्लॉज ए के अंदर, मतलब सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए के अंदर, जहां पर हमने सेलर की जिम्मेदारियां पढ़ी थी। और दूसरी डिस्क्लोजर की जिम्मेदारी पढ़ी है हमने पैराग्राफ 5 के क्लॉज ए के अंदर, जो बायर की जिम्मेदारी है। जहां तक ये पैराग्राफ 1 का क्लॉज ए है, इसमें सेलर की जिम्मेदारी थी कि वो डिस्क्लोज करेगा बायर को अगर कोई भी परेशानी है, कोई भी मटेरियल डिफेक्ट है उस प्रॉपर्टी के अंदर या उसके टाइटल के अंदर। और जो पैराग्राफ 5 का क्लॉज ए है उसमें हमारे बायर की जिम्मेदारी थी कि वो डिस्क्लोज करेगा सेलर को कोई भी ऐसा फैक्ट जो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को, जो उसका इंटरेस्ट है उसकी वैल्यू को इफेक्ट कर रहा है, उसको इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो दोनों की जिम्मेदारियां हैं डिस्क्लोज करने की इन रिलेवेंट फैक्ट्स को, अगर दोनों में से कोई भी पार्टी डिस्क्लोज नहीं करती है जो उसकी जिम्मेदारी है, मतलब अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाती है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा दोनों के बीच में उसको फ्रॉडुलेंट कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? फ्रॉडुलेंट, मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसपे सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू होगा। कौन सा? सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट।
और सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेस कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो फ्रॉड के आधार पर बना है वो वॉइडेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी जिसके साथ फ्रॉड हुआ है। तो मानो अगर सेलर ने जिम्मेदारी नहीं निभाई तो अगर बायर चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हटा सकेगा, और अगर बायर ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, डिस्क्लोज नहीं किया, तो सेलर चाहे तो फ्रॉड के आधार पर उस कॉन्ट्रैक्ट को हटा सकेगा। तो ये जो डिस्क्लोजर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ये कंपैरेटिवली बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज से ज्यादा सीरियस हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बच्चे दिस वाज द एंटायर डिस्कशन जो राइट्स और लायबिलिटीज के बारे में था अंडर सेक्शन 56। अब जहां तक इस क्लास की बात है, मेन एजेंडा में दो सेक्शंस और बचे हैं, वो हैं सेक्शन 56 और सेक्शन 57। और ये जो दोनों ही सेक्शन हैं बड़े तरीके से पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि इनके अंदर जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है ना, बड़े मजेदार कॉन्सेप्ट हैं, आपको एक बार में समझ में आएंगे। मतलब ये समझ लो कि जो सेल वाला कट इन पार्ट है वो हमने कवर कर लिया। ठीक है, 54 55 में वो सिचुएशन कवर हो गई। अब आसान आसान वाला भाग बचा है, मतलब उतना आसान भी नहीं है, मतलब अपनी होप्स को बहुत ज्यादा हाई मत कर लेना, बट कंपैरेटिवली इजियर है। कौन कौन से? सेक्शन 56 और सेक्शन 57। तो फटाफट से ये दो सेक्शंस पढ़ लेते हैं। आ जाओ सेक्शन 56 पे। सबसे पहले सेक्शन 56 बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताता है, हो सकता है आपने सुना ना हो आज तक। इसको बोलते हैं मार्शलिंग। क्या बोलते हैं? मार्शलिंग। मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर। सब्सिक्वेंट परचेजर मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बाद में खरीद रहा है, उसके द्वारा मार्शलिंग होती है। अब ये क्या है मार्शलिंग, सब्सिक्वेंट परचेजर कहां से आ गया पिक्चर में, वो मैं बताता हूं आपको। देखो, अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो जाए, ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, कि कोई भी व्यक्ति ओनर है, ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार सेक्शन है, आपको मजा आएगा। कोई व्यक्ति है जो मालिक है दो या दो से ज्यादा प्रॉपर्टीज का, और ये जो दो या दो से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं जिसका वो मालिक है, उन सबको उसने क्या कर दिया है? मॉर्टगेज कर दिया है। मॉर्टगेज में आपको पढ़ाऊंगा सेक्शन 58 के अंदर, आने ही वाला है। उसको मॉर्टगेज कर दिया है, और वो मॉर्टगेज किया है एक ही व्यक्ति को, मतलब दो या दो से ज्यादा प्रॉपर्टी, 2 3 4 प्रॉपर्टी एक ही व्यक्ति के पास गिरवी पड़ी है। वैसे गिरवी गलत शब्द है, गिरवी थोड़ा सा प्लेज के ज्यादा क्लोज जाता है, पर अभी समझने के लिए हेल्प ले लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी ओनर है जिसके पास दो या दो से ज्यादा प्रॉपर्टी है, उसने उसको मॉर्टगेज पे रखा है एक ही व्यक्ति के पास, और वो जो प्रॉपर्टी है जिनको उसने मॉर्टगेज पे रखा है एक ही व्यक्ति के पास, उसमें से किसी एक प्रॉपर्टी को या एक से ज्यादा प्रॉपर्टी को वो किसी दूसरे व्यक्ति को, उस व्यक्ति को नहीं जिसको मॉर्टगेज की प्रॉपर्टी, किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देता है। क्या कर देता है? बेच देता है। अब ये सेल में पढ़ रहे हैं ना हम, इसलिए हमारे लिए सेल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉर्टगेज तो सेक्शन 58 से शुरू होगी। तो उन दो या दो से ज्यादा जो प्रॉपर्टी है जिसको उसने मॉर्टगेज किया गया था एक ही व्यक्ति के पास, उसको बेच देता है किसी दूसरे व्यक्ति को। तो ये जो हमारा बायर है जिसने वो प्रॉपर्टी खरीदी है, कोई एक या एक से ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदी है जो मॉर्टगेज के लिए पड़ी हुई थी, उसको एक राइट दिया जा रहा है, वो ये सब्सिक्वेंट परचेजर, यहां पे उसको ये राइट दिया जा रहा है कि वो जो मॉर्टगेज का पैसा है, मतलब उस प्रॉपर्टी के आधार पर जो भी पैसा उठाया गया था, उस मॉर्टगेज डेप्ट को वो सेटिस्फाई करवाएगा उस प्रॉपर्टी से या उन प्रॉपर्टी से जिसको उसे बेचा नहीं गया और जो मॉर्टगेज पे पड़ी हुई है। बड़ा मजेदार है। आपको जब तक मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगा आप सेटिस्फाई तो होगे नहीं। तो चलो चित्रकला पे चलते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करना है, आ जाओ। मानो बच्चे ए नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है। ए नाम के पास 3 प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2 और प्रॉपर्टी नंबर 3। ये जो तीनों प्रॉपर्टीज हैं ए की, जिसका ए मालिक है, उसने क्या किया है, इन तीनों प्रॉपर्टीज को मॉर्टगेज पे रखा है। किस पे रखा है? मॉर्टगेज पे। किसको रखा है? बी नाम के व्यक्ति को। ठीक है, ए ने इन 1 2 3 प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज पे रखा है, किसको? बी को। फिर क्या करता है ए,
मानो ये जो ए नंबर की प्रॉपर्टी है, पहले नंबर की प्रॉपर्टी है, उसको सेल ऑफ कर देता है, उसको बेच देता है। क्या कर देता है? बेच देता है। किसको? सी को। तो ये जो प्रॉपर्टी जो सी को बेची है ए ने, वो तो मॉर्टगेज पड़ी हुई है बी के पास, क्योंकि बी के पास तीनों प्रॉपर्टी हैं। तो क्या फिर से समझ लो पहले सिचुएशन। ए नाम का व्यक्ति है जो 3 प्रॉपर्टियों का मालिक है, जिसने तीनों प्रॉपर्टियों को मॉर्टगेज करके पैसा उठा रखा है बी से। चलो और भर लेते हैं। तो ये जो 3 प्रॉपर्टीज है, मानो ये जो 1 नंबर की प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू है 50 लाख रुपए, जो दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी है इसकी वैल्यू है 25 लाख रुपए, और ये तीसरे नंबर की जो प्रॉपर्टी है इसकी वैल्यू है 25 लाख रुपए। ठीक है। और ए ने जो पैसा उठाया है बी से, मानो वो उठाया है 50 लाख रुपए। तो ये 3 प्रॉपर्टियों को गिरवी रख के, जिनकी वैल्यू इन टोटल लगभग 1 करोड़ है, ए ने बी से उठाए थे 50 लाख रुपए। क्लियर है यहां तक? अब ए ने क्या किया, ये जो पहले नंबर की प्रॉपर्टी है वो सी को बेच दी है। ठीक है। अब वो प्रॉपर्टी थी 50 लाख की, तो सी ने जब ये प्रॉपर्टी खरीदी है, उसके 50 लाख रुपए ए को दे दिए। समझते चलना। तो क्या हुआ है यहां पर, ए के पास 50 लाख रुपए तो पहले से ही आ चुके हैं जो उसने उधार लिए हैं इन 3 प्रॉपर्टी के बिना पर। बाकी के 50 लाख रुपए उस पे कहां से आ गए? उसने पहले नंबर की प्रॉपर्टी बेच दी सी को। अब सी तो इस प्रॉपर्टी के लिए, जिसका वो अब मालिक बन गया है, उसके लिए वो 50 लाख रुपए दे चुका है। तो ये सी का हक है इस बी के खिलाफ और इस ए के खिलाफ, कि अगर कल को ए बदमाशी करे, ए ने जो 50 लाख रुपए उधार लिए थे बी से, वो ए के 50 लाख, ए जो है 50 लाख रुपए वापस ना करे बी को, तो बी का हक हो जाएगा ना उन 50 लाख रुपए को वसूलने का। और कैसे वसूलता है कोई भी व्यक्ति जिसके पास कोई गिरवी चीज पड़ी होती है? उसको बेचकर। तो सी का ये हक है बी के खिलाफ कि वो बी को बोलेगा कि आपके पास ये जो पहले नंबर की प्रॉपर्टी पड़ी है ना, जिसका अब मैं मालिक बन गया हूं, आप उसको मत बेचो, आप बेचो बाकी की प्रॉपर्टीज को जो ए ने आपके पास मॉर्टगेज करी है। इसी को बोलते हैं मार्शलिंग। क्या बोलते हैं? मार्शलिंग। और बी जो है वो मजबूर होगा कि वो ये बाकी की प्रॉपर्टीज को बेचकर, जैसे हमने एग्जांपल में लिया है 25-25 लाख रुपए की बेचकर, उसके जो 50 लाख रुपए हैं जो उसने उधार दिए थे ए को, उनको चुकवाएगा। तो अगर कंक्लूड करूं तो हर एक परचेजर का, जो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी खरीद रहा है जो मॉर्टगेज्ड है किसी के पास बाकी की प्रॉपर्टियों के साथ, जो प्रॉपर्टी उसी सेलर को बिलोंग करती है जिससे उसने वो प्रॉपर्टी खरीदी है, तो वो डिमांड कर सकता है कि पहले बाकी की प्रॉपर्टीज बेची जाएं उस मॉर्टगेज डेब्ट को सेटिस्फाई करने के लिए, ना कि उसकी प्रॉपर्टी। ठीक है। पर ये जो राइट है हमारे बायर का, परचेजर का, ये कभी भी प्रेजुडिस नहीं कर सकता हमारे मॉर्टगेजी के राइट्स को, या फिर कोई भी व्यक्ति जो मॉर्टगेजी के थ्रू क्लेम कर रहा है। मतलब ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि यहां पर सी जो है वो अपनी मार्शलिंग का हक एक्सरसाइज करके बी को बोल सकता है कि आप बाकी की प्रॉपर्टीज बेच दो। और हमारे एग्जाम्पल में तो बी ने जितना उधार दिया था वो उसका सेटिस्फाई हो गया बाकी की प्रॉपर्टीज को बेचकर। पर मानो अगर ऐसा ना हो पाता, मानो ये दोनों प्रॉपर्टी 25-25 की ना होकर 25 और 15 लाख की होती, और उधार दिया था 50 लाख का, और इन दोनों को बेचने के बाद भी 40 लाख रुपए ही आ पाते बी के, 10 लाख रुपए अब भी बचते।
तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती, जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाता सी के मार्शलिंग के अधिकार में, और मॉर्टगेजी होता है जिसको मॉर्टगेज पे रखी गई है कोई चीज, मॉर्टगेजी के अधिकार पर, तो मॉर्टगेजी का अधिकार जीतता है और मॉर्टगेजी उन बचे हुए 10 लाख रुपए को वसूलने के लिए इस वाली प्रॉपर्टी पर भी एक्शन ले सकता है जो भले ही सी को बेच दी गई है। तो कहने का मतलब है किसी भी परचेजर का मार्शलिंग का अधिकार तभी तक है जब तक वो किसी मॉर्टगेजी के इंटरेस्ट से कन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा। बट द पॉइंट दैट हैपेंस, मॉर्टगेजी का राइट हमेशा ओवर पावर कर देता है किसी भी परचेजर के राइट को। और ये केवल मॉर्टगेजी की बात नहीं है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति कहानी में आ गया है जिसने उनमें से किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदा है पैसा देकर, उसका भी जो अधिकार होगा वो इस परचेजर से ऊपर होगा। मानो अब ये जो बी है जिसके 10 लाख रुपए अभी भी बकाया थे इन दोनों प्रॉपर्टीज को बेचने के बाद, अब बी ने अपने 10 लाख रुपयों को वसूलने के लिए इसको भी बेच दिया। अब इसको बेचा है तो इसको किसी ने तो खरीदा होगा। मानो इसको खरीदने वाला व्यक्ति है डी नाम का, डी नाम का व्यक्ति है जिसने इस मॉर्टगेज प्रॉपर्टी को खरीदा जिसको बी ने बेचा क्योंकि उसे अपने 10 लाख रुपए वसूलने थे। अब ये जो डी है जो इस प्रॉपर्टी का नया परचेजर है, इसके जो राइट्स हैं वो ओवर एंड अबव होंगे इस पर्टिकुलर पर्सन के राइट्स के। तो ना केवल मॉर्टगेजी के राइट्स ओवर एंड अबव होते हैं इस परचेजर के कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में, बल्कि कोई भी परचेजर जो उस दौरान मालिक बनता है उस प्रॉपर्टी का, उसके भी राइट्स ओवर एंड अबव होते हैं किसी भी ऐसे परचेजर के। तो ये जो हमारा बेचारा परचेजर है जो किसी भी ऐसी मॉर्टगेज प्रॉपर्टी को खरीद रहा है, उसका ये जो मार्शलिंग का राइट है वो तब तक ही काम का है बच्चे जब तक वो कॉन्फ्लिक्ट में ना आए बी के। ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो मजबूर कर सकता है कि पहले बाकी की प्रॉपर्टीज बेची जाएं, पर अगर बाकी की प्रॉपर्टीज बेच के भी नहीं बन रहा काम तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलो, दिस वॉज सेक्शन 56, द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्शलिंग। नाउ कम टू द लास्ट सेक्शन जो सेल के कॉन्सेप्ट की चर्चा करता है। ठीक है, एंड दिस इज सेक्शन 57। हमारा जो बच्चे सेक्शन 57 है ये इंपॉर्टेंट बात कहता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पहला सेक्शन है जो कोर्ट को पिक्चर में लाता है। अभी तक जो भी सेल्स के सेक्शन पढ़े हमने वो डीलिंग थी बिटवीन द बायर एंड द सेलर। सेक्शन 56 एक था जो मार्शलिंग में किसी मॉर्टगेजी को ले आया था, पर मोर और लेस इट वाज बिटवीन द बायर एंड सेलर। बट सेक्शन 57 कोर्ट को पिक्चर में ला रहा है और कह रहा है कि प्रोविजन बनाए जा रहे हैं कोर्ट के द्वारा, और ये जो प्रोविजंस हैं किस बारे में है? ये इनकम्बरेंस के बारे में है, या फिर इनकम्बरेंस के बारे में है और सेल के बारे में है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बड़ा सिंपल सा सेक्शन है। इसका सबसे पहली बात यह है कि जब भी कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जिस पर कोई भी इनकम्बरेंस है, कोई भी चार्ज है, चाहे वो चार्ज तुरंत के तुरंत पे करने वाला हो चाहे बाद में पे करने वाला हो, मतलब कोई भी नेचर हो उस इनकम्बरेंस का, किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी इनकम्बरेंस लगी हुई है और ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको बेचा जा रहा है कोर्ट के द्वारा। ये इंटरेस्टिंग है, किसके द्वारा बेचा जा रहा है? कोर्ट के द्वारा, या फिर किसी डिक्री के एग्जीक्यूशन में। अब याद करो सीपीसी, सीपीसी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पावर है ना कि वो जो जजमेंट डेटर है उसकी प्रॉपर्टी को सेल ऑफ कर सकती है कोर्ट उस डिक्री को सेटिस्फाई करने के लिए। तो कोई भी प्रॉपर्टी मोटे तौर पर किसी भी सिनेरियो में कोर्ट बेच रहा है, भले ही वो किसी एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में ही क्यों ना हो या फिर आउट ऑफ कोर्ट ही क्यों ना हो,
मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें सेलर की पोजीशन में कोर्ट खड़ा हुआ है, तो हमारा जो कोर्ट है अगर उसे ठीक लगे, अगर कोई भी पार्टी एप्लीकेशन फाइल करती है उसके बारे में, तो वो डायरेक्ट कर सकता है पेमेंट करने के लिए कोर्ट के अंदर, डायरेक्ट कर सकता है पेमेंट करने के लिए कोर्ट के अंदर। क्या पेमेंट की जा रही है कोर्ट के अंदर? कोई भी सालाना या मासिक, मतलब पर ईयर पे करने वाला, या मंथली पेमेंट, उस पैसे की, जितने पैसे का उस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज लगा हुआ है। ठीक है, समझ रहे हो? वो अमाउंट जो होगा जिसको मंथली या एनुअली पे किया जाना है, उसको इन्वेस्ट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में। अब देखो फाइनेंशियल लॉ आ गया, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, परेशान मत हो। वो जो पैसा है जिसको कोर्ट में जमा किया जा रहा है एनुअली या मंथली बेसिस पे, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाएगा। ये सिक्योरिटीज मतलब होता है, वैसे मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा कभी कंपनी लॉ पढ़ाऊंगा, तो एक तरीके का शेयर मान लो, बॉन्ड मान लो, और ये उतना पैसा होगा जो कोर्ट को लगेगा कि सफिशिएंट होगा, जिसमें काउंट किया जाएगा वो इंटरेस्ट भी जो उस पैसे के ऊपर मिलेगा क्योंकि उसको इन्वेस्ट किया गया सिक्योरिटीज में, जो सफिशिएंट होगा उस चार्ज को, जितने का चार्ज है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, उसको सेटिस्फाई करने के लिए। तो कहने का मतलब है कि बच्चे मानो ये कोई प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को कोर्ट बेच रहा है, कोर्ट सेल ऑफ कर रहा है। कौन सेल ऑफ कर रहा है? कोर्ट, इन वॉट एवर सर्कमस्टांसेस, चाहे वो डिग्री का एग्जीक्यूशन हो या फिर वॉट एवर सिनेरियो हो, किसी भी प्रॉपर्टी को कोर्ट सेल ऑफ कर रहा है। और कोर्ट चाहता है कि इस प्रॉपर्टी को मैं, और ये जो प्रॉपर्टी इसको कोर्ट सेल ऑफ कर रहा है, इसके ऊपर चार्ज लगा हुआ है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का। मानो एक्स नाम के व्यक्ति के फेवर में इस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज है, मानो 10 लाख रुपए का चार्ज है। कोर्ट चाहता है कि इस प्रॉपर्टी को मैं जिसको बेच रहा हूं फ्री ऑफ चार्ज बेचूं, और ये जो प्रॉपर्टी है जिसको बेचा जा रहा है, मानो जो जजमेंट डेटर है, उस जजमेंट डेटर का नाम है वाई, जिसकी प्रॉपर्टी बेची जा रही है कोर्ट के द्वारा, जिसका चार्ज है उसका नाम है एक्स, और कोर्ट जिसको बेच रहा है ये प्रॉपर्टी, उसका नाम है जेड। तो कोर्ट चाहता है कि मैं इस प्रॉपर्टी को जेड को बेचूं विदाउट दिस चार्ज। तो कोर्ट इस वाई को बोल सकता है कि ये जो चार्ज लगा हुआ है इस प्रॉपर्टी पर, आप इसको सेटिस्फाई करने के लिए कोर्ट में महीने महीने या साल साल पैसे को पे करें, जिस पैसे को हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे। और वो पैसा इतना होना चाहिए अलोंग विद द इंटरेस्ट जो मिलेगा, जो सफिशिएंट होगा इस एक्स व्यक्ति के चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए। जिससे क्या होगा, ये जो एक्स है ये एग्री कर जाएगा अपने प्रॉपर्टी पे से चार्ज हटाने के लिए, जिससे उस प्रॉपर्टी को फ्री ऑफ चार्ज जेड को बेचा जा सकेगा। और एक्स भी कॉन्फिडेंट रहेगा क्योंकि ये सारी प्रक्रिया जो है वो कोर्ट के द्वारा कराई जा रही है। वाई डायरेक्टली एक्स को पैसे नहीं दे रहा, वाई कोर्ट को पैसे दे रहा है, और फिर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होके एक्स को मिल रहा है। तो एक्स इस भरोसे के आधार पर अपना उस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज भी छोड़ देगा, तो सबका फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो पहली सिचुएशन ऐसी है। दूसरी सिचुएशन, अगर कोई और स्थिति है और कोर्ट चाह रहा है कि हमें इतना टेंशन नहीं लेना कि महीने महीने पैसे दोगे, साल साल पैसे दोगे, फिर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाएंगे। अगर कोई फिक्स्ड अमाउंट है कि भाई इतने पैसे का चार्ज है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 10 लाख रुपए का, तो कोर्ट बोल देगा कि भाई तुम 10 लाख रुपए जमा करा दो, खत्म करो बात, हमें इतना टेंशन चाहिए ही नहीं, खत्म करो टेंशन को, खत्म करो। अभी मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, बस इसको देख लो। पर दोनों ही स्थिति में,
चाहे वो मंथली मंथली सालाना सालाना वाली बात हो, चाहे वो वन टाइम पेमेंट वाली बात हो। जो कोर्ट है अगर चाहे तो वो जो पैसा है चार्ज का, उसके अलावा एडिशनल अमाउंट भी डिमांड कर सकता है। अब सवाल आता है ये एडिशनल अमाउंट क्यों मांग रहा है जब चार्ज का पैसा हो गया? तो ये एडिशनल अमाउंट उतना होगा जो कोर्ट को सफिशिएंट लगेगा उस किसी भी कंटिंजेंसी से डील करने के लिए। जो भी कंटिंजेंसी कल को अराइज हो सकती है, जो उस प्रॉपर्टी से, जो उस चार्ज के कॉस्ट से, एक्सपेंस से या इंटरेस्ट से जुड़ी हुई है, या फिर कोई भी ऐसी कंटिंजेंसी जिसमें डेप्रिसिएशन काउंट नहीं करते, जो उस इंटरेस्ट के रिलेशन में हो सकती है। पर ये जो एडिशनल अमाउंट है इसकी एक अपर लिमिट है। जितने का वो चार्ज है उसका 1/10, उसका 10% एक्स्ट्रा लिया जा सकता है। अगर उससे ज्यादा चाहिए तो हमारे कोर्ट को स्पेशल रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि 10% से भी ज्यादा एडिशनल अमाउंट क्यों मांगा जा रहा है। अब मैं समझ रहा हूं आप लोगों के ऊपर से जारी होगी, फिर से आ जाओ चित्रकला पे। देखो, किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर बच्चे दो तरीके के चार्ज हो सकते हैं। एक चार्ज का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मानो कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पे एक्स नाम के व्यक्ति का चार्ज है, और मानो एक्स नाम की व्यक्ति जो है ये कोई महिला है, कोई विडो है, और उसका चार्ज है इस प्रॉपर्टी के ऊपर कि जब तक ये प्रॉपर्टी रहेगी उसको इस प्रॉपर्टी से मेंटेनेंस मिलेगा। मानो इस प्रॉपर्टी से उसको मेंटेनेंस मिलता है 5,000 रुपए का हर महीने, और उसका चार्ज है इस प्रॉपर्टी के ऊपर। पहला ये नेचर हो सकता है चार्ज का। दूसरा नेचर वही हो सकता है कि फिक्स्ड अमाउंट है, 10 लाख रुपए भैया उठा रखे हैं उधार, 10 लाख रुपए का चार्ज है। दोनों ही सिचुएशन में कोर्ट के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि अगर स्थिति ऐसी वाली है जहां पर जो प्रॉपर्टी पे चार्ज लगा हुआ है वो कोई मंथली पेमेंट इन्वॉल्व करता है किसी को, या ईयरली पेमेंट इन्वॉल्व करता है किसी को, तो वो जो व्यक्ति है जिसकी प्रॉपर्टी के ऊपर ये चार्ज है उसको बोल सकता है कि आप कोर्ट में इतना इतना पैसा आप जमा कराओ, जिस पैसे को हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे, और आपके बिहाफ पे वो जो पर्टिकुलर पर्सन है जिसका चार्ज था आपकी प्रॉपर्टी पे उसको पे ऑफ करते रहेंगे। या फिर ऐसी सिचुएशन है वो चार्ज है वो फिक्स्ड वैल्यू का है, जैसे मानो 10 लाख रुपए का है, और कोर्ट चाहता है कि इतना ड्रामा क्यों पालें महीने महीने साल साल का, तो बोल सकता है कि आप 10 लाख रुपए जमा कराओ, हम 10 लाख रुपए पे कर देते हैं, बात खत्म हो गई। तो अगर ये 10 लाख रुपए वाला वन टाइम पेमेंट है, चार्ज है, कोई सिचुएशन है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, हो जाएगा। दिक्कत आती है इस वाले में, मंथली पेमेंट वाले में, ईयरली पेमेंट वाले में। अब बच्चे बड़ा ही कंफ्यूजिंग है ना। कंफ्यूजिंग क्यों है? अब ये एक्स है जिसको मेंटेनेंस मिल रहा है, अब वो कितना जिएगी, कब मरेगी, उसे कितने साल मेंटेनेंस देना पड़ेगा, दीज आर ऑल थिंग्स जिनको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। कैसे डिटरमाइन करोगे? हो सकता है वो कल मर जाए, और हो सकता है वो 50 साल भी ना मरे, तो उसे कब तक 5,000 रुपए देने हैं? तो ऐसी सिचुएशंस में कंफ्यूजन आता है। और कंफ्यूजन एक और वजह से आता है कि ये जो पैसा ले रहे हैं हम वाई से, मंथली मंथली ईयरली ईयरली पेमेंट्स के लिए, अब उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। अब आप इस बात को समझो, अब जिंदगी भर तो कोर्ट इस वाई के पीछे भागता नहीं रहेगा। अब हर महीने तो वाई के पीछे भागेगा नहीं कि भाई मेरे को 5,000 रुपए दो, मेरे को 5,000 रुपए एक्स को देने हैं। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कोर्ट बीच में पढ़ ही क्यों रहा है, इन दोनों के बीच में डीलिंग क्यों नहीं करा देता? इन दोनों के बीच में डीलिंग इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि एक्स को भरोसा नहीं होगा इसके ऊपर। वो अपना चार्ज नहीं छोड़ेगी इस प्रॉपर्टी के ऊपर जब तक कोर्ट उसे तसल्ली नहीं देगा कि कोर्ट पेमेंट करेगा आपको। तो उसको बीच में आना पड़ रहा है क्योंकि उसको प्रॉपर्टी फ्री ऑफ चार्ज बेचनी है। तो सब फंसे हुए हैं। तो वो ना ही इसके पीछे महीना महीना भागना चाहता है, ना ही ये इसके पीछे महीना महीना भागना चाहती है।
तो कोर्ट क्या करता है, कोर्ट इस वाई से एक लमसम अमाउंट ले लेता है। अब ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो मेंटेनेंस है ये बड़ा अनसर्टेन है कि कितना जिएगी वो, तभी ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का कॉन्सेप्ट लाया गया है। मानो वाई से जो कोर्ट है बोले कि तुम मुझे 10 लाख रुपए दे दो भाई, मैं उन 10 लाख रुपए को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दूंगा, और 10 लाख रुपए पे जो इंटरेस्ट चल रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से, वो महीने महीने इतना हो जाएगा कि इस वुमेन को 5,000 रुपए उस इंटरेस्ट से हम लोग पे कर सकेंगे। तो जब तक वो जिंदा रहेगी उसको ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आने वाले इंटरेस्ट से पैसा पे होता रहेगा। वैसे बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया प्लान है। इससे क्या है, इसके पीछे भी महीने महीने नहीं भागना, इसको भी भरोसा हो जाएगा और कोर्ट की भी टेंशन खत्म हो जाएगी। पर इसमें बच्चे एक परेशानी है। परेशानी क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, भरोसेमंद है, पर बिल्कुल ऐसा तो है नहीं कि वो भगवान से ऊपर है। कल को कुछ भी हो सकता है, कोरोना आ सकता है, मार्केट डाउन हो सकता है कल को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इतना इंटरेस्ट जनरेट ना कर पाए जितना इंटरेस्ट जरूरी है ये 5,000 रुपए बनाने के लिए महीने के लिए। तो कोर्ट के पास एक और ऑप्शन है कि मानो अगर जो कैलकुलेशन हुई है वो इतनी हुई है कि अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में तो 5,000 का इंटरेस्ट बन जाएगा। तो टू बी ऑन द सेफ साइड कोर्ट बोल सकता है कि वैसे तो 10 लाख से बन रहा है 5,000 का इंटरेस्ट, पर तुम 10 लाख नहीं भाई 11 लाख इन्वेस्ट करो, मतलब मुझे 11 लाख दो, मुझे 1 लाख एक्स्ट्रा दो। 1 लाख एक्स्ट्रा क्यों बोला है, क्योंकि 10% है, 10% तक की लिमिट के लिए ज्यादा बोल सकता है कि वैसे तो 10 लाख में आ रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट रेट्स, पर तुम मुझे 11 दो टू बी श्योर। 11 क्यों दो, क्योंकि हम 11 को इन्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। ये बात सही है कि 10 लाख में ही आ जाएगा उतना, और हम पे करेंगे 5,000, पर जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट बनेगा ना एक्स्ट्रा 1 लाख की वजह से, उसको हम इकट्ठा करते रहेंगे। कल को अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की वैल्यू गिरेगी और वो ऐसी सिचुएशन आएगी कि 5,000 नहीं बना पा रहे होंगे 10 लाख, तो ये जो हमारे पास रिजर्व होगा, जो 1 लाख एक्स्ट्रा पे आता रहा है इंटरेस्ट, उसको हम यूटिलाइज करेंगे इसको 5,000 रुपए पूरे पहुंचाने के लिए। अगर कल को वो 10 लाख रुपए 5,000 का इंटरेस्ट नहीं लाएंगे, मानो 4,000 का ही ला पाएंगे, तो वो जो इकट्ठा हो रहा था एक्स्ट्रा 1 लाख से, उसमें से 1,000 रुपए उठा उठा के उसको करके दे देंगे। तो मैक्सिमम लिमिट जो एडिशनल अमाउंट की है वो टोटल अमाउंट के, टोटल चार्ज के अमाउंट के 10% की है। तो 10 लाख में 1 लाख, पर इससे भी ज्यादा ले सकता है कोर्ट। 11 की वजह 12 भी बोल सकता है, 15 भी बोल सकता है, पर अगर वो ऐसा करता है तो उसको स्पेशल रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। आमतौर पर कोर्ट करता नहीं है, पर कोर्ट पावरलेस भी नहीं है, वो स्पेशल रीजंस रिकॉर्ड करके और एक्स्ट्रा अमाउंट मांग सकता है। वो आप देख रहे हो कि कितना प्रैक्टिकल सेक्शन है, कितना मजेदार सेक्शन है। ठीक है, हाँ, और जैसे ही ऐसी रिक्वायरमेंट जो है मैंने बताई, चाहे वो वन टाइम पेमेंट वाली हो, चाहे ये वाली बात हो मंथली मंथली वाली, जैसे ही वो रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी, कोर्ट डिक्लेयर कर देगा कि वो जो प्रॉपर्टी है उसको फ्री कर दिया गया है उस इनकम्बरेंस से, उस चार्ज से जो उस पर लिखा गया था, और इसके बारे में वो ऑर्डर कर देगा, और जो भी प्रॉपर्टी उस व्यक्ति उसका मालिक बनेगा वो उस प्रॉपर्टी का कंप्लीट मालिक बनेगा, उसको किसी भी इनकम्बरेंस की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कोर्ट ये जो ऑर्डर दे रहा है वो इफेक्टिव होगा, जिसकी वजह से वो जो इनकम्बरेंस है जो वो चाहता था कोर्ट, वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, और वो जो लोग हैं जिनको चार्ज के थ्रू पैसा देना है, उनके पास नोटिस सर्व किया जाएगा और उनको बोला जाएगा कि वो अपना जो पैसा है वो कोर्ट से उठा सकते हैं। जो उनके लिए फंड क्रिएट किया गया है उस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके, वो उससे अपना पैसा मंथली मंथली, ईयरली ईयरली, जो भी सिचुएशन है उस हिसाब से विड्रॉ कर सकते हैं, और उनको वो पैसा समय समय पर मिलता रहेगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। और कभी अगर कम ज्यादा कोई भी दिक्कत आ रही है, उस हिसाब में भी ऑर्डर जो कोर्ट है वो सिचुएशन के साथ डील कर लेगा। ठीक है, पर अगर कोई भी ऑर्डर दे रहा है कोर्ट इस सेक्शन के अंदर, मानो चाहे वो एडिशनल अमाउंट वाली बात हो, या वो कोर्ट में पैसा जमा कराने वाली बात हो, या किसी का चार्ज हटाने वाली बात हो, अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है जो कोर्ट के
डिक्लेरेशन से, ऑर्डर से, डायरेक्शन से खुश नहीं है, तो उसके पास अधिकार होगा कि वो सीनियर कोर्ट के पास जाके अपील फाइल कर सकेगा, जैसा आमतौर पर किसी भी केस में फाइल की जा सकती है जो किसी डिक्री के खिलाफ होती है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो कोर्ट है अगर मनमानी करने पे आ जाए तो वो मन का मानी भी करता रहेगा। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है, अगर वो खुश नहीं है कि उसका चार्ज हटाया जा रहा है प्रॉपर्टी के ऊपर से, या वो खुश नहीं है कि उसे बहुत ज्यादा पैसा मांगा जा रहा है कंपैरेटिवली जितनी उसकी लायबिलिटी बनती है, तो वो अपील भी फाइल कर सकता है उस सिचुएशन के खिलाफ। ठीक है, क्लियर है? पर इसमें एक बात बच्चे बहुत मजेदार है कि ये जो कोर्ट 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 हम बार बार बोल रहे हैं ना कि कोर्ट ऐसा करेगा, कोर्ट वैसा करेगा, तो ये जो कोर्ट है, ये जो एक्सप्रेशन यूज किया गया है सेक्शन के अंदर, इसमें कौन कौन से कोर्ट्स आते हैं? सबसे पहला तो आते हैं हमारे हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट जब इन सारी चीजों को करेंगे तो माना जाएगा कि वो अपनी ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिविल जुडिक्शन को एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद रखो, बस हाई कोर्ट आएगा सबसे पहला। दूसरा आएंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स मतलब डिस्ट्रिक्ट जज साहब, ठीक है? और वो कौन से डिस्ट्रिक्ट जज साहब होंगे? जिनकी लोकल लिमिट्स के अंदर वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है जिसके ऊपर से वो चार्ज हटाया जा रहा है। तो कोर्ट की डेफिनेशन में कौन कौन आ रहा है? हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या फिर कोई भी दूसरा कोर्ट जिसको भी स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा समय समय पे चूज करे। तो हाई कोर्ट तो पक्का है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो पक्का है। अगर इसके अलावा किसी जूनियर कोर्ट को देनी है ये पावर, या फिर कोई स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करना है, ये पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। वो किसी भी ऐसे कोर्ट को कॉम्पिटेंसी दे सकती है। हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो पक्के हैं। ठीक है, तो दिस इज द एंटायर सिचुएशन बच्चे जो हमारे सेक्शन 57 के अंदर कवर होती है। तो जैसा कि बच्चे आप लोगों ने देखा कि हमने इस लेक्चर के अंदर सेक्शन 55 के बायर्स की राइट्स एंड लायबिलिटीज के बाद उसके मार्शलिंग कॉन्सेप्ट को समझा सेक्शन 56 के अंदर, और फाइनली सेक्शन 57 के अंदर हमने इनकम्बरेंस से रिलेटेड कोर्ट्स की कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स को जाना। अब आज की ये जो चर्चा है, इस वीडियो का लेक्चर जो है, उसको हम फिनिश करते हैं। हमारी जो बच्चे नेक्स्ट क्लास होगी उसमें जो हमारा डिस्कशन होगा वो हम मॉर्टगेज के कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे। यही रीजन है कि मैं यहां से शुरू नहीं कर रहा, क्योंकि वो अपने आप में बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। तो आप रिलैक्स करो, हम लोग जो नेक्स्ट क्लास लेंगे वो मॉर्टगेज के कॉन्सेप्ट से ही शुरू करेंगे, और मॉर्टगेज के कॉन्सेप्ट को हम बहुत डीपली जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना सेल इंपॉर्टेंट है उतना ही मॉर्टगेज भी इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच बच्चे हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई विल सी यू वेरी सून। बाय बाय।